वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। ऑपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की कोशिश कर रहा है। ये कोशिश कई माह से जारी है, ताहम ताहाल PDM की तरह मौसर इत्तेहाद नहीं बन पा रहा। इत्तेहाद बनने में नाकामी की बड़ी वजह तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली का वाज़े ना होना है। तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से कभी एक पॉलिसी अपनाती है और कभी दूसरी पॉलिसी अपना कर इत्तेहादियों को हैरान और परेशान कर दिया जाता है। मौलाना फजल रहमान भी शायद इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से अलग थलग नज़र आ रहे हैं। मई में अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से मुश्तरका एजेंडा की तैयारी का ऐलान किया गया है, ताहम ताहाल बहुत ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ सकी है। कल हमने सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वक्कास अकरम से इत्तेहाद के हवाले से सवाल किया तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। लेट्स वॉच दैट। अपोजिशन अलायंस किधर है आपका? JUIF से भी नहीं मामला ठीक हो सका, किसी और पार्टी को भी ऐसा सच इंगेज नहीं किया जा सका। आपके ख्याल से ये भी कोशिशें खत्म हो गई हैं? बिल्कुल, वो इत्तेहाद मौजूद है। मौलाना साहब तो मेड अप हिज माइंड, वी ट्राइड एंड ट्राइड, यू आर विटनेस टू द फैक्ट कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद, हालांकि हमारा अददी मामला उनसे बहुत आगे का था, बट ही वाज द सेकंड बिगेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन, सो वी केप्ट ऑन गोइंग टू हिम इवन फॉर द 26वीं तरमीम। इवेंचुअली ही एंडेड अप वोटिंग फॉर द गवर्नमेंट। अभी भी हमने कोशिश की और उन्होंने हमें कोई पीछे गुफ्तगू होती रही, फिर उन्होंने कहा हमने अपनी शूरा से बात करनी है। अपनी शूरा ने कह दिया जी कि हमने कोई फॉर्मल अलायंस नहीं करना है, हम इशू टीशू बात करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, हर कोई इंडिपेंडेंट है, इशू टीशू हमारे पास चलना चाहिए। हमने मिनिमम एंगेजमेंट रखी, हमने डिसएंगेज नहीं किया। इस वक्त बानी तहरीक इंसाफ को उनकी अपनी जमात की जानिब से माइनस करने की बहस भी चल रही है। ये बहस बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान ने शुरू की। आज इस तासर को ख़त्म करने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडयाला जेल के बाहर पहुंचे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगर हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई तो हम IMF प्रोग्राम में ताउन नहीं करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और अरकान अडयाला जेल के बाहर धरना दें तो उनकी कैसे बानी से मुलाकात नहीं होगी। उन्हें भी देखिए। कल अली अमीन गंडापुर साहब से सवाल हुआ इमरान खान माइनस के हवाले से, कहते हैं मैं उनको जवाबदार नहीं हूँ, मैं तो खान से बात करूँ। लेकिन हम बिल्कुल चाहते हैं कि सारे जाके इमरान खान से बात करें। हम यही तो चाह रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि हम इनसे अपील यही कर रहे हैं कि देखें पार्टी के लोग हैं, आप उनके उहदेदारान हैं, आपके पास पावर है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप मिनिस्टर्स हैं, आप सारे जाएं और जाके बाहर, अगर अडयाला के बाहर बैठ जाएं, सारी दुनिया देखेगी तो सही ना। आप लोग कौन नहीं समझता कि अगर मीडिया के सामने आप लोग सामने खड़े हो और सारे वहाँ पे लोग बैठे, इंटरनेशनल न्यूज बनती है, तो अगर ये एफर्ट करेंगे कैसे नहीं हो सकता कि इमरान खान से ना मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने कहा है कि बानी किसी सूरत पार्टी से माइनस नहीं हो सकते। लेट्स वॉच हिम। अलीमा खान को मैंने भी देखा, वो परेशान थी, उसकी परेशानी से मुझे भी बड़ा दुख हुआ है। लेकिन एक बात सबको हम बताएं, खान साहब किसी सूरत माइनस नहीं हो सकते, वो अवामी लीडर है। वो वहाँ जेल में भी अगर आया तो किसी नाकर्दा जुर्म में वो वहाँ बैठे हुए हैं और आवाम की आज़ादी के लिए, इस जमहूरियत के लिए और अपने कौम के लिए और कौम की आज़ादी और मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए है। खान साहब को दुनिया की कोई ताकत माइनस नहीं कर सकती है। खान साहब पाकिस्तानी सियासत के एक महवर है। मैं उनके खानदान को, बाजू को भी तसल्ली दूंगा कि तसल्ली रख ले, गलत फहमी में ला रहे कोई भी बंदा, लोग गलत फहमियां फैला रहे हैं, कोई गलत फहमी में न रहे। खान साहब लीडर थे, खान साहब लीडर है, खान साहब ही लीडर रहेंगे। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी का अमल जारी है। इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुक्मरान आवाम की बजाय सिर्फ अपनी मराद बढ़ाने पर तवज्जो दे रहे हैं। उनको भी देखिए। अपनी मुराद बढ़ाते हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ाते हैं, लेकिन पेंशन पर टैक्स लगाते हैं। लोग महंगाई के हाथों तंग हैं, मुल्क के हालात के हाथों तंग हैं। रिलीफ देना तो पाकिस्तान में एक नामुमकिन सी बात बन गई है। आपको जो टैक्स का निजाम है इसको मुकम्मल तौर पर बदलना पड़ेगा। जो आज हमारा टैक्स है, ये वक्त ने साबित कर दी है कि ये निजाम नहीं चल सकता, क्योंकि ये इंसाफ पे मबनी नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि जिस मुल्क में सारे लोग टैक्स ना देते हो, शायद 15-20 लाख लोग ही टैक्स अदा करते हैं, सैलरीड क्लास है, तो उन पे अगर आप टैक्स जो है वो 40% तक कर देंगे और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसकी 50% तक ले जाएंगे, ये टैक्स तो कभी अदा नहीं हो। आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो चोरी करें। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शायद खाकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अब्बासी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो पहले नवाज शरीफ को माइनस होने की बातें होती थी, अब खान साहब को उनकी बहनी कह रही हैं कि माइनस कर दिया गया है। व्हाट डू यू थिंक? नहीं पता नहीं उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। सियासी लीडर कभी माइनस नहीं होता। वो तो अपनी पार्टी को कह रही हैं कि हमारी पार्टी ने माइनस कर दिया उनको। नहीं, पार्टी भी माइनस नहीं कर सकती, पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। PTI में मैंने पहले बहुत दफ़ा कहा है, PTI एक पॉलिटिकल लीडर है इमरान खान और लोग हैं, वोटर है, वर्कर है, ये सब वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई करते हैं इमरान खान के साथ। बट ये अल्ताफ हुसैन साहब के साथ भी था।
जी था, और अल्ताफ साहब रीजनल था, लेकिन था। अल्ताफ साहब मुल्क छोड़ के चले गए, उसके बाद भी 30-35 साल वो रेलिवेंट रहे मुल्क की सियासत में। तो ये तो उनकी अपनी जो बातें थी, जो उनकी पार्टी आखिर तंग आ गई, तो जो पॉलिटिकल लीडर यहाँ मौजूद हो कभी माइनस नहीं हो सकता। अब आप एक एक्सट्रीम मिसाल है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, जिनको 79 में फांसी लग गई थी, और आज भी जब पीपल्स पार्टी वोट मांगने जाती है, खासतौर पर सिंध में, बल्कि हर जगह, तो नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ही होता है। राइट, बट ठीक है, आई एग्री कि आइडियोलॉजिकली तो आप माइनस नहीं कर सकते, लेकिन डे टू डे आप कर्टेल कर सकते हैं। आपसे किसी का एक्सेस नहीं है, आपकी कोई बात सुन नहीं रहा, आपकी बात पता ही नहीं चल रही लोगों को, तो इन अ वे आप नहीं समझेंगे कि ये माइनस तो कर दिया। नहीं, वो माइनस जो है, अगर हर इशू पे आप यकीनन मुलाकात नहीं कर सकते, कोई रहनुमाई नहीं ले सकते, लेकिन जो पार्टी का मौक़िफ़ है वो तो कायम रहता है, उसमें तो तब्दीली नहीं आती। वो अच्छा हो बुरा वो अलग बात है। तमाम जमातों के साथ ये हुआ है, ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हो चुका है, PMLN के साथ भी हुआ है, अब PTI के साथ हो रहा है। तो पार्टी अपना मौक़िफ़ रखती है, और पार्टी का जो नैरेटिव है वो जिंदा रहता है, वो बदलता नहीं है। सो यू आर सेइंग कि कोई कभी माइनस नहीं हो सकता, पॉलिटिकल लीडर माइनस नहीं। एंड यू थिंक नवाज शरीफ साहब भी माइनस नहीं? पॉलिटिकल लीडर जो है वो पोलिंग स्टेशन पे माइनस होता है, ठीक है, और कोई जगह नहीं है। सो यू थिंक नवाज शरीफ साहब पोलिंग स्टेशन पे माइनस हुए थे या नहीं हुए थे? वो आप पूछ लें कि क्या हुआ था 8 फरवरी 2024 को। हो गए थे माइनस जी, वो सारी देखें, वो एक जो वोट था वो कम से कम जो मेरी सियासी ज़िंदगी उसमें एक अनोखा वाक़या था कि एक जमात है, इसकी लीडरशिप नहीं है, कैंपेन नहीं है, उम्मीदवार नहीं है, सिंबल नहीं है, जलसा जुलूस बैनर पोस्टर कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद वो अक्सरियत अगर ले जाए मुल्क में, बहरहाल उस बात की भी नफ़ी हो गई, वो अब तारीख़ हिस्सा बन गया बदकिस्मती से। लेकिन अब मुश्किल ये है कि इमरान खान साहब ने भी जो 4 साल हुकूमत गुजारी है, और जो उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो कोई हौसला अफजा नहीं है उनके जो गवर्नेंस है। ठीक है, गवर्नेंस पे भी आते हैं, बट स्ट्रैटेजी भी देख लें इन अपोजिशन। क्या ये स्ट्रैटेजी जो वो चाह रहे हैं कि एक जारहाना स्टांस हो? फॉर इंस्टेंस एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आप क्या समझते हैं कि अगर PTI सूबाई हुकूमत को कह रहे थे कि बजट ही पास ना करवाएं, बजट ना पास करवाते, तो ये कोई वाइज स्ट्रैटेजी है? ये कोई वाइज स्ट्रैटेजी नहीं है। सूबा आपका है, अवाम ने आपको मैंडेट दिया है, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकते। आपकी जिम्मेदारी है कि हुकूमत चलाएं और अच्छी चलाएं। आज कंपटीशन है सूबों के दरमियान कि किसकी हुकूमत बुरी है, किसी हुकूमत बुरी है। कौन जीता लग रहा है आपको? बड़ा सख्त मुकाबला है, बड़ा सख्त मुकाबला। फिर भी कौन आपको लग रहा है? गंडापुर साहब भी उसमें काफी आगे हैं, आगे और पीछे पीछे कौन है? सारे इकट्ठे ही है। ओके, ठीक। जब अवाम के मसाइल हल ना हो रहे हो तो फिर नाकामी तो है। सो लेट्स से कि अगर वो ऐसा कर लेते तो फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती थी उस सूबे में। जी, फिर वफाक को मौका मिल जाता। तो कहीं से भी कोई वाइज स्ट्रैटेजी नहीं थी, पॉलिटिकली भी, फाइनेंशियली भी, अपने वोट बैंक के लिए भी। सो जब इसके देखिए, आपका काम है, आपको पैसे मिलते हैं वफाक से, आपकी अपनी इनकम है, आपने सूबा अपना चलाना, आपके अपने लोग हैं, उनके लिए आप बजट पास आपकी जिम्मेदारी है। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं जी इमरान खान साहब जेल में है तो मैं बजट नहीं पास करूंगा। ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? तो अगेन इसी से लिंक स्ट्रैटेजी है कि आप IMF को ख़त लिख दें, आप मुल्क का ही बजट ना पास होने दें, या मुल्क को पैसे ही ना मिलने दें, IMF के साथ मामला ख़राब कर दें। थ्रू आउट ये जो स्ट्रैटेजी रही है PTI का, वो ये क्या है? IMF की खत लिखने की वही हैसियत है जो पाकिस्तान ट्रंप को नॉमिनेट करने की हैसियत है। इसका कोई ताल्लुक हकीकात से नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। जी, ओके, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई कंसिडर नहीं करता। PTI को कोई कंसिडर नहीं करता? नहीं, PTI को नहीं, आप खत लिखते रहे, उनका ये काम नहीं है। IMF जो है नेगोशिएट करता है फेडरल गवर्नमेंट से, कंडीशनलिटी नेगोशिएट करता है, और वो खुद उसकी ओवरसाइट रखते हैं। तो आप उनको बेशक खत लिखते रहें, इसकी कोई हैसियत नहीं होती। बुरी बात है, ये आपकी सुबकी होती है अगर आप ऐसे खत लिखेंगे। आपने खत लिखना, वफाक को खत लिखें कि भाई ये खराबी है आपके निज़ाम में, आप दुरुस्त करें इसे। आप सोच रहे हैं वफाक को खत लिखने का? नहीं, मैं तो किसी सूबे में नहीं हूँ ना, मेरी हुकूमत तो नहीं है। ओके, बट जी, हमने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है बजट के बारे में। एक मजीद 1 साल आपने ज़ाया कर दिया इस मुल्क का। ये सारा बजट है, बजट की हकीकत है कि आपने
कोई इस्लाहात नहीं की, कोई डायरेक्शन नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। बट जो टैक्सेशन है उस पर उनका मौक़िफ़ ये है कि और कोई चारा नहीं था। नहीं, चारा होता है ना जब आप रिफॉर्म्स करें ना, चारा है। 3800 अरब PSDP में आपने डाला हुआ है सूबे और वफाक में लाकर। आपने अपने अखराजात 16% बढ़ा दिए हैं। इन्फ्लेशन तो 6% पे है, आप क्यों बढ़ा रहे हैं? आप तनख्वाहें क्यों बढ़ा रहे हैं? 188% वुज़रा की तनख्वाहें बढ़ी हैं। 400 600% तक तनख्वाहें बढ़ी हैं मुख्तलिफ सूबों में, MNAs की, MPAs की। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली, अगर वो दुरुस्त बात है, मैंने नोटिफिकेशन देखा है कि 2.5 लाख से 20-22 लाख पे तनख्वाह चली गई है। और ये सब बैक डेटेड हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कौन सी सोच है। आप बैक डेटेड कर रहे हैं अपने आप को, क्यों? इसका क्या मकसद है? आपने रिफॉर्म्स का कहा, हुकूमत के लिए कभी मुझे बताया ना, कभी। हाँ जी, हुकूमत के लिए रिफॉर्म्स कर रहे हैं हम। कब करेंगे? कह रहे हैं हम कर रहे हैं। नहीं, मैं भी कह रहा हूँ कि मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन कौन सा रिफॉर्म हुआ है? आज के अखबार में था कि हुकूमत सोच रही है कि एग्रीकल्चर और एनर्जी पे रिफॉर्म्स करे। देखिए, मेन तो वही जो ज़रूरत है वो हम बार बार कितने सालों से ये बात करें। PIA है, रेलवे है, स्टील मिल्स और पावर सेक्टर, लेकिन कोई भी नहीं कर सकता है। आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? सब हो सकता है। आपने देखा है कि PIA को प्राइवेटाइज कर दें, प्राइवेटाइज कर दें। रेलवे का हल है, रेलवे के हल आप ढूंढें। पाकिस्तान से बेहतर रेलवे का निज़ाम वाला कोई मुल्क दुनिया में नहीं है, जहाँ ज़रूरत है और आसान तरीन हल है रेलवेज़ का, लेकिन हम करने को तैयार नहीं है। सो अभी आपको लग रहा है कि रिफॉर्म्स की तरफ हम गए ही नहीं हैं? बिल्कुल तो मुझे नहीं लग रहा, सारे पाकिस्तान को लग रहा है। मुझे कोई रिफॉर्म बता दें। राइट। सो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया है। चेयरमैन, सेनेट और स्पीकर्स की तनख्वाहें 2.5 लाख से 21 लाख जैसे आपने कहा भी मैं हो गई है। कितने फीसद बनता है? ये तकरीबन 8 गुना हो गया ना। बट वो ये डिस्क्रिपेंसी 800% हो गया ना, 800%। राइट। सो वज़ीर साहब मेरा कमज़ोर ही रहता है, लेकिन कम से कम। बट उनका प्ली ये है कि 2016 से वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा 2016 से इनकी बढ़ी नहीं थी तनख्वाहें कभी भी। चलो 2016 से बढ़ा दें, जितनी बाकी लोगों को मिली हैं वो दे दें, 30-40% बढ़ती। सो तासुर ये जा रहा है कि गवर्नमेंट अपने लिए तमाम मामला ठीक कर रही है और आवाम को रिलीफ नहीं दे रही। देखिए, ये तासुर नहीं है। ये लोग सवाल ये करते हैं कि यार ये आपकी सोच क्या है, और आप यकीन करें कि लोगों में इतनी बेहिसी आ गई है, इतनी मायूसी आ गई है, लोग सवाल भी अब नहीं करते इनसे। उन पर कोई एतमाद ही नहीं है। किसी ने कोई अवाम को बात हुई है, नहीं हुई, लोग यार छोड़ें यार, बस ये हैं ही, इसके करें। अजीब मुल्क का एक माहौल बन गया है। राइट। और इस माहौल में आप यकीन करें, पहले असेंबली घबराती थी अपनी तनख्वाह 10% बढ़ाने से भी। आप पूरा देख लें, मैं 88 में असेंबली में आया था और 2023 तक रहा हूँ, तो मेरी तनख्वाह तो बिल्कुल नहीं बढ़ी उस अरसे में। ठीक है, मेरा ख्याल है पूरा ये अरसा देख ले 50-60% बढ़ी होगी 35 साल। पर उसका जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, इट्स नॉट, आई मे नॉट एग्री, बट दिया ये जाता है कि अब्बास साहब आप माशाल्लाह वेल टू डू हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेल टू डू हैं, लेकिन पार्लियामान में वो लोग भी हैं। नॉट दैट आई एम एग्रीइंग जो ये डिस्क्रिपेंसी है, आई एम जस्ट गिविंग दैट आर्ग्यूमेंट। वो उनको ज़रूरत है इन पैसों की, तनख्वाहें बहुत कम है, वो क्या ज़रूरत है, वो कहते हैं मुझे ज़रूरत है, मैं इसमें गुजारा नहीं कर सकता हूँ, और ये वॉलंटरी काम है, अगर आप नहीं कर सकते आप घर चले जाएँ। बट पार्लियामेंट का काम वॉलंटरी क्यों हो? वॉलंटरी होता है। You think it should be voluntary? जी, आप खुद वॉलंटियर करते हैं, आपको कोई अपॉइंट नहीं करता, आपको ज़बरदस्ती घर से बुलाकर MNA MPA नहीं बनाता। आप कम से कम, अगर आपने करना भी है, अगर आपकी तनख्वाह 10% बढ़ रही है तो सरकारी मुलाजमीन की, ठीक, तो फिर आप उसमें अवाम तकलीफ में है, अवाम पे आप मजीद टैक्सेशन का बोझ आप डाल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा जी, प्राइवेट सेक्टर में तो कोई तनख्वाहें बढ़ ही नहीं सकती, तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर में मिनिमम वेज आप बढ़ाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें बढ़ती हैं, कुछ ना कुछ तो इन्फ्लेशन का आपको जो कोला होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम बढ़ती है। वो आपके पास कहाँ से ये आ गया कि आप अपनी तनख्वाहें जो है वो कई 100% बढ़ा रहे हैं? ये ऐसी सोच मैंने जिंदगी में नहीं देखी, ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है। सो यू आर सेइंग कि ये बिकॉज इट्स अ न्यू सिस्टम। ख्वाजा आसिफ ने एक्सप्लेन किया कि ये क्या सिस्टम है, आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा आई नो आप बाहर हैं, वो उन्होंने अपनी अच्छी एक्सप्लेनेशन तरफ से दे दी है। लेकिन हाइब्रिड रजीम है, इसने मुल्क में जमहूरियत, ख्वाजा आसिफ ने तारीफें की हैं उसकी। जी ठीक है, उसको बदलने, आइन को बदलने, एक रात लगती है पाकिस्तान में आइन बदलने में, हाइब्रिड निज़ाम बना दें।
आप कह रहे हैं कि अभी ये आइन से कवर्ड नहीं है ये सिस्टम? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, हाइब्रिड में जगह नहीं है ना। तो बट जो तारीफें वो करें वो ठीक है। देखिए ये उनकी सोच है, हर एक की सोच अपनी होती है, वो समझते हैं ये निज़ाम बेहतर चलेगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि 90s में अगर होता ही है तो जिन मसाइल का सामना रहा है वो कभी नहीं होते। आप 90s की सियासत को देखा आपने, डू यू एग्री? मैं हाइब्रिड में समझता नहीं हूँ कि क्या है हाइब्रिड। हाइब्रिड तो होता है, देखिए निज़ाम वो होता है जिसमें सबकी जिम्मेदारी भी हो, सबके पास इख्तियारात भी हो, वो डिफाइंड हो और जिम्मेदारी भी हो, जो निज़ाम मर्जी बना लें। हाइब्रिड ये नहीं होता कि आप इख्तियारात किसी और के हो, एक्सरसाइज की और कर रहा हो, ये निज़ाम नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर हाइब्रिड सिस्टम नहीं था? नहीं जी, बिल्कुल नहीं था। नहीं था जी, ओके, राइट। अब अपने फैसले खुद करते थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स थे वो चलते थे, NSC में डिस्कशन होती थी, काबीना फैसले करती थी, हम काम करते थे, कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं था। तो बट बलूचिस्तान की गवर्नमेंट चेंज हुई थी उस ज़माने में, आपको याद? तो होता है ना पाकिस्तान में, ये खराबियाँ तो हैं, लेकिन ये हाइब्रिड ये निज़ाम का हिस्सा नहीं है। जब आप कानून से बाहर जाकर ये काम, इलेक्शन चोरी होते हैं, सेनेट का इलेक्शन चोरी हो गया, सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन चोरी हो गया, ये चीज़ें चल, मैंने उसका कहा, मैंने कहा मैं इसको मानता नहीं हूँ, मैं सेनेट नहीं किया उसके बाद, मैं इस हाउस को कबूल ही नहीं करता। राइट, ठीक है। बट लगता ही है कि ख्वाजा साहब जब ये कह रहे हैं 90s के मामलात ना होते, तो ऐसे लगता है वो नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि आपने क्योंकि लड़ाई की, आपने मामलात सही नहीं रखे, हाइब्रिड सिस्टम में आप चलते तो आज मियाँ साहब आप आज भी प्राइम मिनिस्टर होते। लगता ही है। देखिए माजी को देख के आप निज़ाम के बारे में हर बात कर सकते हैं। 97 में हमारे पास 2/3 अक्सरियत थी, हम एक रात में जो निज़ाम मर्जी चाहते ला सकते थे। कोशिश तो कर रहे थे हम, नहीं कोशिश, इल्ज़ाम तो ये लगा था कि आप लोग लेकर आने चाहते थे अपनी मर्जी का। नहीं, मर्जी का नहीं था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसको पार्लिमानी पार्टी ने रोक दिया था। उस वक्त पार्लिमानी पार्टी में इतनी जान होती थी, वो 2/3 के प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कबूल किया उसको। So you are saying कि वो सिस्टम बेहतर था? कभी वो किसी किताब में सुना दे, सुनाने वाली नहीं है वो। बट जो आप कह तो वही नहीं है जो ख्वाजा साहब ने कहा। एक अमेंडमेंट थी जो नहीं हो सकी थी, ठीक है, ये थी, ये है कहानी पूरी ये उसकी। लेकिन जो बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं ख्वाजा साहब कि अगर उस वक्त हाइब्रिड होता तो ये मामलात खराब। मैंने कभी उस वक्त हाइब्रिड की कम से कम मैंने कोई ज़रूरत महसूस नहीं की। अगरचे आप जेल में गए उसके बाद? नहीं, जेल तो हम गए जब एक आर्मी चीफ को हटाया गया, इख्तलाफात पैदा हुए ना, उससे पहले 93 में इख्तलाफात पैदा हुए, उस वक्त सदर से हुए, फिर जहांगीर करामत साहब से हुए, फिर मुशर्रफ साहब से हुए, वो निज़ाम वो बात और है। तो सर यही तो बात है कि क्यों हुए ये मामलात, वो भी एक मुल्क का हिस्सा थे, उनको साथ लेके नहीं, ये देखें ना, तो दोनों तरफ की नाकामी है ना निज़ाम में, दोनों तरफ की। चलें यही तो आप एग्री करें, यही कह रहे हैं कि ये हाइब्रिड सिस्टम चलाते हैं इसलिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुल्क नहीं चलाते। हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ये समझता है कि मैं बादशाह हूँ, हमारे चीफ मिनिस्टर ये समझते हैं। नवाज शरीफ तो जनरल बाजवा के साथ भी नहीं चल सकते। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, जनरल बाजवा के साथ वो नहीं चल सके, जनरल बाजवा भी उनके साथ नहीं चल सके। ये बात दोनों तरफ से होती है ना, हम दोनों तरफ से कर रहे थे, दोनों तरफ से होता है मामला, इसलिए आइन को आपको फॉलो करना पड़ता है। गलत है, सही है, उसको बदल लें, अगर वो नहीं चलता उसको बदल लें, मुझे कोई एतराज़ उससे नहीं है। अगर इस मुल्क की अक्सरियत ये समझती है, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, कि मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम होना चाहिए, हाइब्रिड से मुझे समझ आई है कि फ़ौज और सिविल सेटअप इकट्ठा बैठे, ठीक है, अच्छी बात है, काबीना में सारे बैठे, सब जिम्मेदारी कबूल करें हर फैसले की। एक बात जो आपसे एट्रीब्यूट हो रही है, एंड आई थिंक कि ये गलत है, लेकिन यू नो बेटर, आपको पता होगा कि ख्वाजा साहब ने कहा था कि 2022 में जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे और एक वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार उनका पैगाम लेकर मियाँ साहब के पास लंदन पहुँचे थे। मेरे तो प्रोग्राम में वैसे वो क्लिप है, मैं देखें, नासिर भट्ट साहब ने तो आपका नाम लिया कि इट वॉज़ यू। मैं किसी एक्सटेंशन के कभी हक में नहीं रहा, This is what I thought, लेकिन वो तारीख जानती है एक्सटेंशन के हक में कौन लोग थे, लेकिन फिर वो कौन थे? एक आदमी नहीं था, उसको मैं जानता हूँ, तो एक्सटेंशन के हक में कभी भी नहीं था, एक आदमी नहीं था जी, और वो कौन था? वो मैं था। बाकी मुझे नहीं पता कौन एक्सटेंशन चाहता था, क्यों चाहता था। तो पैगाम जो लेकर गया मियाँ साहब, तो मियाँ साहब से पूछ लेकर नहीं गया, मैं यही कहने गया था कि आप ये फिर मुझे 2019 वाली बात नजर आ रही है, एक्सटेंशन वाली, इस पे मत जाएं, ये निज़ाम तबाह हो जाएगा। तो मियाँ साहब नहीं थे हक में और आप नहीं थे?
मैं इसके हक में नहीं था और यही सारी बात थी। अगर पीछे मंसूब कर रहा है तो वो ये बात गलत कर रहा है। इसकी गवाही अगर चाहिए तो मियां नवाज शरीफ साहब से पूछ लें। सो यू वांटेड कि ख्वाजा अब जाएं जनरल बाजवा उस वक्त? जी, जनरल बाजवा एक एक्सटेंशन हो चुकी है, अब निज़ाम को ख़राब नहीं कर सकते। एक एक्सटेंशन भी गलत होती है। सो पीएमएल में कौन कौन लोग थे जो कहते थे कि दें? मैं उसमें देखें कोई एक दो नाम बता दें। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कोई स्टेटमेंट दी थी उस वक्त? मुझे कोई याद कोई इंटरनली नहीं, मैं चीज़ों में नहीं पढ़ता। ये तारीख ऐसा है, इस पर डिबेट करानी है, फिर खुल के। अच्छा, ये बता दें वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार कौन थे उस वक्त? मैं तो नहीं था ना, मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा था। तो फिर कौन थे? मुझे नहीं पता ख्वाजा साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट। अगर हम उसको राउंड मिल के पूछ लूंगा। अब जो बन गए तो शहबाज शरीफ साहब को हम कह सकते हैं कि एक उम्मीदवार थे। मैं पूछ लूंगा। नहीं, शहबाज साहब तो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, तो उम्मीदवार तो बाद की बात हो रही थी ना वज़ारत उज़्मा। नेक्स्ट तो एक साल बाद था ना। सो और फिर कौन था वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार? मुझे मैं ख्वाजा साहब से पूछूंगा। अब ये मुझसे कुछ लोगों ने सवाल किए, मैं जैसी मुलाकात होती है मैं उनसे मिलता हूँ, पूछूंगा, फिर आपको बता दूंगा। राइट, बट आपने ये बात क्लियर एक दफ़ा दोबारा कर दिया है कि इट वाज नॉट यू, कि आप कभी नहीं कहते कि एक्सटेंशन दो। चीफ की सिलेक्शन के मामलात में हिस्सा नहीं लेता मैं। एक्सटेंशन के हक में कभी भी नहीं हूँ, किसी की एक्सटेंशन भी। राइट, अब आसिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आलमी सतह पर भारत को बार बार पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारत जो आज से चंद साल कबल तक खुद को आलमी सियासत का चैम्पियन करार देता था, ताहम आज उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। भारतीय वज़ीर आज़म को G7 ममालिक की कॉन्फ्रेंस में सफारती बॉयकॉट का सामना करना पड़ा। आज शंघाई ताउन तंजीम में हमने देखा कि वज़ीर दिफा की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी आपको यही रिफ्लेक्शन नजर आया। भारतीय वफ्द कॉन्फ्रेंस के एक एक मुल्क की मिन्नतें करता रहा, ताहम किसी ने पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की जो कोशिश थी भारत की, एक झूठा प्रोपेगेंडा था, उसको कामयाब नहीं होने दिया। कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिया में पहलगाम की बजाय बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत का जिक्र देखकर भारतीय वफ्द बौखला गया और भारतीय वज़ीर दिफा ने एलामिया पर दस्तखत करने से ही इनकार कर दिया। चीनी शहर चेंगडाओ में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में ईरान, रूस, पाकिस्तान, भारत और चीन समेत खित्ते के दीगर अहम ममालिक ने शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान और भारत के वज़ीर दिफा ने शिरकत की और एक मेज़ पर होने के बावजूद दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। शंघाई ताउन तंजीम में भारत की सफारती तन्हाई देखकर साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा फट पड़े हैं और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने एक्स के प्लेटफॉर्म पर जो ट्वीट की है उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि भारत आलमी सतह पर तन्हा नजर आ रहा है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भारतीय सफारती तन्हाई की ताज़ा मिसाल है। शंघाई ताउन तंजीम के एलामिया में पहलगाम वाक़े को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया, जबकि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। हमारे साथ जनरल रज़ा मोहम्मद मौजूद हैं। थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये न्यू नॉर्मल कह लें या न्यू डेवलपमेंट कह लें, भारत को आदत थी अपनी मनवाने की, बुली करने की, ये जो अब एक हम इंटरनेशनल शिफ्ट कह सकते हैं हम इसको, कि थोड़ी रिकग्निशन हो रही है भारत के हवाले से। बहुत शुक्रिया मिस फरिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। मैं वहाँ से इब्तिदा करूँगा जी कि जहाँ पे पाकिस्तान ने जब रिस्पॉन्ड किया और पाकिस्तान की रिस्पॉन्स जो थी बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत लीथल थी और चंद घंटों के अंदर उन्हें हथियार डालने पड़े इन अ वे कि उन्होंने कॉल किया यूएस प्रेसिडेंट को और सीज़ फायर उन्होंने ख़ुद सीख किया। पाकिस्तान ने सीज़ फायर के लिए दरख्वास्त नहीं दी थी, उन्होंने की थी और प्रेसिडेंट ट्रंप बीच में आए तो उन्होंने सीज़ फायर कराया। डे 1 से जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ये बार बार कहते हैं कि मैंने सीज़ फायर कराया और अभी शायद वो 10 to 15 टाइम्स ये चीज़ रिपीट कर चुके हैं। एक चीज़ ये होगी, दूसरा वो बार बार तारीफ़ करते हैं पाकिस्तान की, अफवाज पाकिस्तान की, फील्ड मार्शल आसिम की। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं, फिर उनका जो झूठ था पहलगाम वाला और मीडिया का झूठ, जब सारी चीज़ों में उनको शिकस्त उठानी पड़ी तो अभी बहुत ज़्यादा हजीमत का, शर्मिंदगी का शिकार हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की, जैसे आप कह रही हैं कि SCO की मीटिंग में भी, कि यहाँ पे लोग जो है उनके स्टांस के साथ हो जाए और पहलगाम जो है उसमें इंक्लूड हो जाए। जब वो नहीं हुआ तो बजाय इसके कि एक अच्छे डिप्लोमेट की तरह वो एलामिया जो है वो कंसेंसस वाला साइन करते, वहाँ पे उन्होंने फूट डालने की कोशिश की और साइन नहीं किया। यहाँ मैं ये सिमिलैरिटी ज़रा ड्रॉ करना चाहूँगा विद साक, कि साक को
भी इन्होंने इन्हीं हरकतों के साथ ना वो जो है गैर फ़हाल बना दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पजीराई जो हुई है वो पाकिस्तान की सक्सेस की वजह से, होल ऑफ नेशन की वजह से हुई है। और सच अगर जो उसके साथ एक हमने देखा डेवलपमेंट हुई कि ये डिमांड की जा रही है नरेंद्र मोदी से कि वो रिज़ाइन कर दें। G7 ममालिक इजलास में हमने देखा कि जो वो चाह रहे थे वो नहीं हुआ, सफाती तन्हाई हुई। शंघाई ताउन तंजीम में भी यही हमें नज़र आ रहा है। सो एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स तो हो रहे हैं, क्या ये प्रेशर पड़ सकता है नरेंद्र मोदी पर कि वो रिज़ाइन करें? जी, पहले तो इंटरनेशनल लेवल पे बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनली एक प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है। और नंबर 2 बात यह है कि उनको एक जोन था कि वो बहुत रेलेवेंट हैं और इस खित्ते की बहुत बड़ी ताकत हो गए हैं और अमेरिका की आंख का तारा हो गए हैं वगैरह वगैरह, और वेस्ट की आंख का। तो वो तो एक जो उनका अपना सेल्फ क्लेम्ड पोजीशन थी खित्ते में, वो धड़ाम से गिर गई। जहाँ तक उनके अंदर चेंज और रेजिग्नेशन की बात है, डिमांड्स तो बहुत हैं कि उनका रेजिग्नेशन ले लिया जाए, लेकिन चूंकि वो विपअप करते हैं हिंदुत्व को, और जो हिंदुत्व है अभी तक उनके मुल्क में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल जा रहा है। जो कांग्रेस पार्टी है, जो कंपैरेटिवली बैलेंस्ड पार्टी है, वो हिंदुत्व जो है उसको यूज़ नहीं करती, या जो मजहबी जज्बात हैं उनको इस्तेमाल नहीं करती इलेक्शनरिंग के लिए। तो उस लिहाज से जो मुझे लगता है नंबर 1 कि अभी तक मैं नहीं फोर्स करता हूँ कि मोदी जो है वो इतना एक अच्छा डेमोक्रेटिक बिहेवियर दिखाएंगे और वो रिज़ाइन करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शनरिंग में भी वो फिर कोई ना कोई ऐसे काम करते रहेंगे कि किसी हद तक वो इतनी वोटें हासिल कर लें, कोई कोalition गवर्नमेंट बना लें। लेकिन फॉर द टाइम उनका रेजिग्नेशन नहीं देखता मुझे। राइट। एक और डेवलपमेंट ये कि ईरान और इसराइल के माबैन जंग बंदी के बाद अमेरिका ने अब्राहम माहदे की तौसीह देने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस माहदे के तहत प्रेसिडेंट ट्रंप के पहले दौरे सदारत में मुत्तहिदा अरब अमीरात, बहरीन, मराकश और सूडान ने इसराइल को तस्लीम किया था। इस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि जल्द ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे जिनका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेट्स वॉच दैट। सो जनरल रज़ा, ये किन ममालिक का जिक्र हो सकता है जब वो कहते हैं कि कंट्रीज यू कांट इवन थिंक ऑफ? जी, नंबर 1 तो ये है जी कि इफ़ यू रिमेंबर जब वो KSA की विज़िट पे गए थे तो वहाँ पे भी उन्होंने ये बात की थी कि आई विश के KSA जो है वो अब्राहम एकॉर्ड्स को ज्वाइन कर ले। अभी भी जिन ममालिक का वो इशारा दे रहे हैं तो उसमें ज़ाहिर है सऊदी अरेबिया, UAE और बाकी वो वाली कंट्रीज़ शामिल हैं, कतर हैं, इलाके की बाकी जो पावर्स हैं वो शामिल हैं कि जिनके बारे में वो ये सोच रहे हैं कि वो शायद इसराइल को तस्लीम कर ले। लेकिन मेरे जहन में जो चीज़ आती है और मेरा ख्याल है कि जो प्रिंस सलमान हैं या जो किंग सलमान हैं KSA के, या बाकी जो लोग उस खित्ते के हैं, वो अब्राहम एकॉर्ड्स को शायद ज्वाइन कर लें, लेकिन उस सूरत में करेंगे कि जब एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 1948 में एक 2 स्टेट सोल्यूशन की रेजोल्यूशन जो है वो पास हुई थी। अगर वो रेजोल्यूशन इम्प्लीमेंट हो जाती है और पीस आ जाता है गज़ा में, फ़लस्तीन में, और फ़लस्तीनियों को जीने का हक़ मिलता है, उनकी स्टेट को रीबिल्ड किया जाता है और वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है उनकी वहाँ पे बन जाती है पैरेलल टू इसराइल, तो फिर मेरा ख्याल है राह हमवार हो सकेगी कि खित्ते के बाकी ममालिक और बाकी मुस्लिम ममालिक जो हैं वो अब्राहम एकॉर्ड को ज्वाइन कर लें। लेकिन मेरा ख्याल है उसके लिए प्री कंडीशन बहुत बड़ी होगी कि ये 2 स्टेट सोल्यूशन हो। दिस माय ओपिनियन। राइट। जनरल रज़ा मोहम्मद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। कौमी असम्बली में बजट की शिकवार मंजूरी जारी है। अपोजिशन ने बजट के हवाले से मुख्तलिफ कटौती की तहरीक पेश की, जिनको हुकूमत ने अददी अक्सरियत के बलबूते पर मुस्तरद कर दिया है। आज वफाकी कैबिनेट ने तरमीमी फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। नई तरमीम के तहत 6 लाख तक तनख्वाह वाले अफराद को टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया गया है। दीगर स्लैब पर टैक्सेस की शरह में क्या रद्द-ओ-बदल किया गया है उसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। कुछ हम बता देते हैं। 6 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले अफराद 1% टैक्स अदा करेंगे। दूसरे स्लैब में तनख्वाहदार तबके पर 1% इनकम टैक्स 6 लाख से ज़ायद रकम पर आयद होगा। 12 लाख से 22 लाख तक सालाना तनख्वाह लेने वाले अफराद 6,000 रुपये फिक्स्ड टैक्स और 11% इनकम टैक्स
लेंगे। जो इस वक्त की सूरत हाल है बजट की, उसके ऊपर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी ने एक इंटरेस्टिंग तज्जिया किया, जरा देखिए। अपनी मुराद बढ़ाते हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ाते हैं, लेकिन पेंशन पर टैक्स लगाते हैं। लोग महंगाई के हाथों तंग हैं, मुल्क के हालात के हाथों तंग हैं। रिलीफ देना तो पाकिस्तान में एक नामुमकिन सी बात बन गई है। आपको जो टैक्स का निजाम है इसको मुकम्मल तौर पर बदलना पड़ेगा। जो आज हमारा टैक्स है, ये वक्त ने साबित कर दी है कि ये निजाम नहीं चल सकता, क्योंकि ये इंसाफ पे मबनी नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि जिस मुल्क में सारे लोग टैक्स ना देते हो, शायद 15-20 लाख लोग ही टैक्स अदा करते हैं, सैलरीड क्लास है, तो उन पे अगर आप टैक्स जो है वो 40% तक कर देंगे और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसकी 50% तक ले जाएंगे, ये टैक्स तो कभी अदा नहीं हो। आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो चोरी करें। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर सलमान शाह में ज्वाइन कर रहे हैं। शाह साहब, ये जो कह रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब कि बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है, अखराजात को कंट्रोल करने की कोई अटैम्प्ट नहीं है, टैक्स लगाकर कर्जे लेकर अखराजात पूरे करने जा रहे हैं, आप एग्री करते हैं इस असेसमेंट से? जी फ्रिया, ये मैं तो ये पिछले कई 5 बजट से मेरी तो यही होती है ऑब्जेक्शन कि हर बजट जो है वो पहले बजट की कॉपी होती है, फोटो कॉपी होती है, और फिर भी हुकूमत की अखराजात पूरे करने के लिए बजट बनाया जाता है। उसमें कोई किसी किस्म की छूट आवाम के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी नहीं। और अब तो हमारी मैं एग्री करता हूँ खाकान अब्बासी से कि ये ना सिर्फ टैक्स का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, हमारा टोटल इकोनॉमिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है मुल्क का वो अब बिल्कुल डिसफंक्शनल हो चुका है और पाकिस्तान को वो सर्व नहीं करता। और उस सिस्टम ने पाकिस्तान को अब दुनिया का गरीब तरीन तकरीबन मुल्क बना दिया है। हमारी पर कैपिटा इनकम 160 नंबर पे आती है, और उसके साथ साथ फिर हमारे सारे डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स भी उसी तरह की हैं जैसी हमारी इनकम है, जैसी हमारी इकोनॉमी है। बड़ी उम्मीदें थी कि क्योंकि इस वक्त ये हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा ताकत है, इसके पास बहुत ज़्यादा बैकिंग है, एस्टेब्लिशमेंट भी इसको बैक करती है, तो ये कोई रिफॉर्म, जेन्युइन रिफॉर्म्स कर सकेंगे। लेकिन इन्होंने कोई रिफॉर्म नहीं की और हुकूमत के अखराजात को बढ़ाया ही है, कम नहीं किया। और इन्हें बात की कि हम कुछ कंसोलिडेशन कर रहे हैं मिनिस्ट्रीज की, वो एक्चुअली नहीं हुई। उसी तरह एक्सपेंडिचर्स बढ़े हैं। 18th अमेंडमेंट के ऊपर कोई इन्फोर्समेंट नहीं हुई, क्योंकि अगर 18th अमेंडमेंट के मुताबिक अगर फेडरल गवर्नमेंट को देखा जाए तो 15 से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज की ज़रूरत नहीं है, और हमारे पास 40 से 50 मिनिस्टर्स फिर रहे हैं फेडरल लेवल पे, और प्रोविंशियल लेवल पे पता नहीं कितने फिर रहे हैं। तो हुकूमत टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है और हुकूमत के एक्सपेंडिचर्स आउट ऑफ कंट्रोल हैं, और वो हर तरीके से लोगों की जेबों में डाका मार रही है और टैक्स कलेक्ट करने के चक्कर में है। और अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ऐसा कि वो टैक्स कलेक्ट करने जाते हैं तो बहुत एक किस्म का कोर्सिव सिस्टम है कि वो फोर्स करते हैं लोगों को करप्शन में भी, और वो फोर्स करते हैं कि लोग जो है वो टैक्स ना दें। सो अनफॉर्चुनेट बात है। और पाकिस्तान का इस वक्त अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हमारी 70 साल की हिस्ट्री में प्रॉब्ली सबसे कम इन्वेस्टमेंट इस वक्त हो रही है, और प्राइवेट सेक्टर तो बिल्कुल इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा। और प्राइवेट सेक्टर को आपने एक किस्म का जो है टैक्सों में आपने डुबोया हुआ है, और इन्वेस्टमेंट की तरफ कोई ख्याल हो। राइट, सो थोड़ा सा रिलीफ अगर आपने रियल एस्टेट में दिया है, तो दूसरी तरफ आपने ये भी कह दिया है कि तकरीबन हर रियल एस्टेट की जो ट्रांजैक्शन है उसकी एफडीआर से अप्रूवल होगी तो वो ट्रांजैक्शन होगी। इसी तरह गाड़ियों की है। सो आई थिंक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो अब बिल्कुल क्रैश करेगी, क्योंकि ट्रांजैक्शंस ही से इकोनॉमिक जीडीपी बनती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और अगर हमने ट्रांजैक्शंस को ही
ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना है तो वो तो फिर काम नहीं चलेगा. Right. So I think we are at the end of the road as far as the economy is concerned. Okay, at the end of the road, you're saying एक और फॉर्मर वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि IMF ने कहा है कि हुकूमत अपना साइज़ कम करे, लेकिन वो कम नहीं किया गया बल्कि उल्टा बढ़ा दी गई हैं अपनी मुराद. IMF का कहना है कि आप टैक्स इकट्ठा करें, लेकिन ये नहीं कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाएं. सो ये कुछ जो अरसे से एक तासुर था कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो पार्लियामान में लोग हैं, अपने आप को रिलीफ है, दूसरे लोगों के लिए तकलीफ है, ये दोबारा आपको नजर आया? नहीं, आई थिंक स्टेटस को जो है ना वो बड़ा कंफर्टेबल है रूलिंग एलीट के लिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई IMF के प्रोग्राम की वजह से एक स्टेबिलिटी आई है, लेकिन वो जीरो ग्रोथ से आई. तो जीरो ग्रोथ जो है वो अमीर को तो अफेक्ट नहीं करती, जीरो ग्रोथ तो गरीब को अफेक्ट करती है ना. कि जीरो ग्रोथ होगी तो जॉब्स नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट हमारे अवाम की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है. सो जीरो ग्रोथ पे देयर इज़ नो एम्प्लॉयमेंट, और उसके ऊपर जीरो ग्रोथ के ऊपर अब और आप टैक्सेस लगाएंगे तो वो नेगेटिव ग्रोथ में जाएगी. तो आपको इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड थिंकिंग लानी पड़ेगी रादर देन टैक्स ओरिएंटेड थिंकिंग. दूसरी चीज़ ये है कि आपको इकोनॉमी को पूरी जो है वो पूरी तरह डीरेगुलेट करना पड़ेगा. जो ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़े स्केल पे करनी पड़ेगी. और डीरेगुलेशन और प्राइवेटाइजेशन ये दे गो हैंड इन हैंड. इसका मतलब है कि आपने इकोनॉमी में ब्यूरोक्रेसी का रोल ख़त्म करना है और एक मार्केट का रोल लेके आना है. तो उसके लिए हुकूमत के पास ना अकल है और ना वो चाहती है कि इस डगर पे चले और स्टेटस को मेंटेन करे. राइट. सो बजट के बाद सोलर पैनल की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, हर चीज़ के ऊपर आपने जब टैक्स लगाना है और सेल्स टैक्स 18% लगेगा, तो जाहिर है कि सोलर जो पैनल्स हैं यहाँ तो वो टैक्स नहीं देंगे, टैक्स के बगैर होगा. तो आप बेसिकली फोर्स कर रहे हैं कि जो भी इकोनॉमी है वो ब्लैक इकोनॉमी पर बनती जाए. अनफॉर्चुनेटली ब्लैक इकोनॉमी बनी इसी वजह से है कि हुकूमत ने जो जबर किया हुआ है अपने निज़ाम का, उसकी वजह से ब्लैक इकॉनमी बनती है. लेकिन अगर आपने सिंप्लीफाई कर दिया, टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई कर दें, आप टैक्स रेट कम करें, आप ये जबर ख़त्म करें, आप जो कॉन्फिडेंस दें छोटे बिजनेसेस को, दुकानदार को, तो वो टैक्स कलेक्ट हो सकता है. आपको याद होगा कि मुशर्रफ के ज़माने में हमने ये किया था और सेल्फ असेसमेंट के ऊपर सारों को डाला था और FDR को रोक दिया था लोगों को तंग करने से, और उसकी वजह से हमारी जो टैक्स रेवेन्यूज हैं वो कई गुना ज़्यादा हो गए थे. सो आई थिंक वी नीड टू गो बैक टू दैट सिस्टम ऑफ सिंप्लीफाइड सिस्टम, सेल्फ असेसमेंट सिस्टम, लो टैक्स रेट्स, एंड देन लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो अपना जो शेयर है टैक्स का वो दें. अगर रीजनेबल टैक्सेस होंगे तो सब लोग देंगे, और फोकस आपको इन्वेस्टमेंट पे करना चाहिए. इन्वेस्टमेंट होगी तो इकोनॉमी का साइज बड़ा होगा, ग्रोथ होगी, जॉब्स मिलेंगी और खुशहाली आएगी. सो टॉकिंग ऑफ मुशर्रफ इरा, अब गाड़ियों की कीमतें किधर नजर आ रही हैं आपको आफ्टर द बजट? देखिए, ये गाड़ियों की कीमत जाहिर है कि जो आपने कुछ ओपन अप की हैं होंगी, पुरानी गाड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सेल हो सकेंगी. लेकिन जो नेगेटिव साइड है कि उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको, आप कह रहे हैं कि नॉन फाइलर्स ये ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते. तो हमारे मुल्क में तो ज़्यादा तो नॉन फाइलर्स हैं, और वो इसलिए भी है कि जिनके पास टैक्स देने का, जिनके पास आमदन है वो तो रेमिटेंसेस की आमदन पे ज़्यादा मुल्क चलता है, तो वो टैक्स पे तो नहीं लगना, उनको तो बाहर से पैसा आता है. तो ट्रांजैक्शंस अगर वो भी नहीं कर सकेंगे और अगर वो FBR के फाइलर्स नहीं होंगे
तो मेरा ख्याल है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन डिसरप्ट जरूर होगी। तो इसके ऊपर आई थिंक हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि आप इकोनॉमिक डिसरप्शन नहीं कर सकते और लोगों को खरीदो फरोख्त में करने देना चाहिए। घर भी खरीदें बेचें, गाड़ियां लें बेचें, और चीज़ें करें बेचें, लेकिन आपका जो टैक्स का निज़ाम है इसके ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को, और उसको आपको बेहतर करना चाहिए। डिजिटलाइजेशन करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल आ गई, उससे बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो मॉडर्नाइज करना पड़ेगा आपको एख्तियार। राइट डॉक्टर समाज शाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज के लिए इतना ही। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।